Hello students, welcome to DIS and YCL, and in this channel we are today discussing the concept of electricity, and this is the third lecture in the series for class 10th, and today we will discuss about the concept of potential and potential difference as well as we will study about resistance. आज के लेक्चर में हम कुछ नया लेके आए हैं, एक ऐसी चीज जिसके बिना इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल ही नहीं है, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, ना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर को फ्लो हो सकती है, एंड दैट एसेंशियल क्वांटिटी इज बेसिकली डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. पोटेंशियल डिफरेंस के फिजिकल कंसेप्ट को समझेंगे और उसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट को भी देखेंगे कि वो क्या है और किस तरीके से वो चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए मजबूर करता है, कंपेल करता है, उन्हें पुश करता है, और जिसकी वजह से ही हमें करंट्स देखने को मिलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज topic. I am your physics mentor Deepak and this is Discovery and YCL. Starting from the first point, the aspect of potential and potential difference. जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि जो करंट्स हैं स्टूडेंट्स वो बेसिकली चार्ज के स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशंस की वजह से बनते हैं, और इंसुलेटर्स के बारे में, कंडक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कंडक्टर्स के अंदर यूजुअली नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी इतनी थर्मल एनर्जी रहती है कि इस एनर्जी की वजह से ये चार्जेस जो हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं पूरे के पूरे मेटालिक स्लैब के अंदर या कंडक्टर के अंदर फ्रीली वो मोशन कर सकते हैं. लेकिन आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी भी कंडक्टर को, जैसे किसी मेटल को अगर आप सीधे टच कर लेते हैं तो उस केस में आपको सीधे सीधे कोई शॉक महसूस नहीं होता. वाई देयर इज नो शॉक बट देयर इज अ मोशन ऑफ चार्जेस. चार्जेस में मोशन तो है लेकिन फिर भी कोई शॉक आपको नहीं लग रहा है. ऐसा इसीलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि जो मोशन है वो दैट इज कंप्लीटली रैंडम. इफ 50 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स अप, 50 आर मूविंग डाउन, 50 लेफ्ट, 50 राइट, द मोशंस आर गेटिंग कैंसल्ड आउट. जो ये मोशन है स्टूडेंट्स ये क्या होते हैं, बेसिकली कैंसिल आउट हो जाते हैं, और कैंसिल आउट होने की वजह से ही ओवरऑल कोई भी करंट डेवलप नहीं होती. अगर आपसे कहा जाए पूरे मेटालिक स्लैब के अंदर या पूरे कंडक्टर के अंदर व्हाट इज द ओवरऑल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द आंसर विल बी जीरो. देयर इज नो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स because all those motions get cancelled out. So the first point, जो first point है students वो इसी statement को कहता है random motions of charges do not constitute currents. जो कंडक्टर्स के अंदर जनरल मोशन हो रहा है चार्जेस का थर्मल एक्साइटेशन की वजह से, हीट एनर्जी की वजह से, दिस टाइप ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एनी ओवरऑल करंट. ये ओवरऑल में कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं करता बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट रोमिंग अराउंड. जिस इलेक्ट्रॉन की जहां मर्जी है वो वहां मूव कर रहा है, रैंडमली सब अपनी इच्छा के हिसाब से मूव कर रहे हैं. सो ओवरऑल देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन, देयर इज द एवरेज ऑफ ऑल सच मोशंस कम्स आउट टू बी जीरो. सारे मोशंस का जो एवरेज है दैट बिकम जीरो, और इसी की वजह से मोशन होने के बावजूद भी, चार्जेस का मोशन होने के बावजूद भी देयर इज नो करंट. सो द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट रैंडम मोशंस ऑफ चार्जेस डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट करंट्स. करंट्स नहीं बन सकते अगर चार्जेस रैंडम मोशन, अपनी इच्छा का कोई भी मोशन कर रहे हो तो उससे भी कभी भी करंट्स नहीं बनते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, charges need to be pushed in a specific direction to get a flow of electrical energy in that direction. हमेशा हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि करंट्स तभी बनते हैं जब चार्ज एक स्पेशल डायरेक्शन में जाना शुरू करे. इलेक्ट्रॉन्स अगर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएंगे तो उस डायरेक्शन में एनर्जी लेते हुए चलते हैं स्टूडेंट्स को, और इस प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे बढ़ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे बढ़ रही है तो वी से दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वी से दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट. ओके, सो जब भी हमें चार्जेस से करंट बनाना है तो उनके रैंडम मोशन से कोई फायदा नहीं होगा, उनको एक स्पेशल डायरेक्शन में धक्का देना जरूरी है, पुश करना जरूरी है. सो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, एंड ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होगी द एनर्जी विल फ्लो अलोंग विद द चार्जेस. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, सच पुशेस आर क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस. ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन जो है बहुत छोटा पार्टिकल है, इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स. फंडामेंटल पार्टिकल्स नेचर में वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर हमें अननोन है. आई विल नॉट से द टर्म इनडिविजिबल बिकॉज ऐसा हो सकता है कि एट प्रेजेंट हमारे पास इतने अच्छे इक्विपमेंट से इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी ना हो जिससे हम इलेक्ट्रॉन के इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं देख पा रहे हैं, बट एट प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज अ फंडामेंटल पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज अ फंडामेंटल पार्टिकल, इट मींस देयर इज नो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन.
ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स के साइज के बारे में जो अप्रोक्सीमेशन है, इलेक्ट्रॉन का साइज है स्टूडेंट्स 10⁻⁻17 मीटर स्क्वायर के आसपास इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, वेरी वेरी स्मॉल। इट इज अ प्रेडिक्शन, इट इज एन अप्रोक्सीमेशन कि इलेक्ट्रॉन का साइज जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर इलेक्ट्रॉन को स्फीयर माना जाए तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इज अराउंड 10⁻⁻17 मीटर स्क्वायर, सो दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। So 10⁻⁻17 meters, basically its radius is around 10⁻⁻17 meters, very small size. Okay, it is not its area, its radius ranges in this value 10⁻⁻17 meters, so extremely small. ठीक है, ये जो है स्टूडेंट्स फर्मी से भी नीचे हो गया, न्यूक्लियस के साइज से भी छोटा हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, और हमें यहां से पता चलता है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को मैकेनिकली, जैसे मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन को आप अपनी फिंगर से पुश करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिकॉज योर फिंगर इज अप्लाइंग अ फोर्स ओवर अ वेरी लार्ज एरिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो इतना ज्यादा छोटा है कि उतने छोटे पोर्शन के ऊपर जो फोर्स का इफेक्ट पड़ रहा होगा वो ना के बराबर होगा। ओके, सो हमें किसी और प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए, तो वो प्रॉपर्टी कौन सी है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सो मैकेनिकल फोर्स से किसी भी इलेक्ट्रॉन को पुश करना इज प्रैक्टिकली इंपॉसिबल, बिकॉज जिस ऑब्जेक्ट से आप पुश करोगे वो भी खुद इलेक्ट्रॉन के साइज का होना चाहिए। ओके, एक इलेक्ट्रॉन को कौन धक्का दे सकता है? कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर उससे भिड़ जाए आमने सामने। फिंगर से अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को पुश करना चाहोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपकी फिंगर के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का साइज जो है वो नेग्लिजिबल है, सो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन विल बी नेग्लिजिबल ऑब्वियसली। सो व्हाट हैपेंस दैट ये जो पुशेस हैं स्टूडेंट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो है पुश आपको चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए, वो पुश कौन क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिकल फोर्सेस क्रिएट करते हैं उसको। ओके, सो वी नीड इलेक्ट्रिकल टाइप ऑफ फोर्सेस, मैकेनिकल फोर्सेस विल नॉट वर्क, जिसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस कैन वर्क। चार्जेस के ऊपर उसका चार्ज भी उसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जिसको हम यूटिलाइज करेंगे, उसको धक्का देने के लिए, उसको पुश करने के लिए, करंट्स बनाने के लिए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, whenever an electrical force is applied on a charge, some work is done which is equal to the product of electrical force and the displacement done by the particle. Very simple, very straight concept we have learned in class 9th. जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कुछ फोर्स लगाते हैं और फोर्स के इन्फ्लुएंस में ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ वर्क होता है। ओके, सो यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही होगा स्टूडेंट्स। अगर आप इलेक्ट्रॉन को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक भेजना चाहते हैं और आपने एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाया एफ, सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एस डिस्प्लेसमेंट करता है, तो जो वर्क उस इलेक्ट्रिकल फोर्स ने किया होगा दैट विल बी force into displacement, very simple formula which we learnt in class 9. So what happens कि whenever we are applying an electrical force there will be some work done. अगर जो अपना इलेक्ट्रॉन है अगर वो इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, then obviously there will be some work done. That comes from the basic physics which we have learnt in class 9th. W is equal to F into S. Okay, so moving on to the next thing. This work is equal to the change in energy of the charged particle according to the work energy theorem. You have also learnt about the work energy theorem in class 9th. वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि जब जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम वर्क करते हैं या उससे वर्क लेते हैं तो उस केस में ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है वो चेंज हो जाती है, और ऑब्जेक्ट की एनर्जी में जितना भी चेंज आया है उसकी फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है यही किसके बराबर होता है? वर्क डन के बराबर होता है। दैट इज अ वेरी सिंपल थ्योरम। सो अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाते हैं, सपोज कीजिए कि यहां पर उसकी एनर्जी थी यूए और यहां पर जाते जाते उसकी एनर्जी हो गई यूबी, सो और यहां से यहां तक ले जाने में आपने किया वर्क W, देन दिस वर्क कैन बी रिटन एज UA माइनस UB, द चेंज इन एनर्जी। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, वेरी सिंपल definition of work energy theorem. So where A and B are the points between which the charge is moved. A और B वो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में आपने चार्ज को मोशन दिया है। सो जब भी हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फोर्स के इफेक्ट में ले जा रहे हैं, क्या हो रहा है उस केस में? क्या होता है स्टूडेंट्स कि चार्ज के ऊपर कुछ वर्क होता है, और वर्क होता है यानी कि दोनों पॉइंट्स के बीच में जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचेगा उसकी एनर्जी में कुछ चेंज आ चुका होगा, बढ़ भी गई हो सकती है, घट भी गई हो सकती है, डिपेंड्स की वर्क किस वे में किया गया, फोर्स किस डायरेक्शन में था, ओके, और पार्टिकल ने किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया। सो द थिंग इज कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर कुछ वर्क कर रहे हैं, और वर्क करने की इस प्रोसेस में अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो चेंज हो जानी चाहिए, एंड दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी विच इज द सिंपल स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। नाउ here comes the actual fact.
ये सारा डिस्कशन करने का फायदा क्या है वो अब आपको समझ में आएगा। देखिए, इट लीड्स टू द फैक्ट दैट, इससे हमें पता चलता है, if we are able to create an electrical energy difference between 2 points, then we can do some work on a charge and it experiences some force due to this work. This is the soul of potential difference. यानी कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें इलेक्ट्रिकल चार्ज को मोशन देना है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्लो कराना है चार्ज के साथ, अगर उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक गैप क्रिएट कर दें किसी तरीके से, यानी कि यूए और यूबी अलग अलग हो, तो ये इस गैप की वजह से एक वर्क क्रिएट होता है और हर वर्क जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है दोनों पॉइंट्स के बीच में। इसका मतलब अगर आप वर्क पैदा कर पाएंगे देन यू कैन क्रिएट सम फोर्स, और यही वो फोर्स है जो कि चार्ज्ड पार्टिकल्स को मजबूर करता है एक स्पेशल डायरेक्शन में जाने के लिए। सो व्हाट इज द एसेंस? द एसेंस इज इफ यू आर एबल टू क्रिएट एन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर आप दो पॉइंट्स के बीच में एनर्जी का एक गैप क्रिएट कर दो किसी भी तरीके से, तो उस गैप की वजह से बीच में जो चार्ज पार्टिकल होंगे कंडक्टर के, जैसे सपोज कीजिए कि एक कंडक्टर के दो एंड्स आपने लिए, एक पॉइंट पे एनर्जी अलग है कंडक्टर के, दूसरे पॉइंट पे एनर्जी अलग है, तो बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको एक एनर्जी का गैप नजर आता है। एनर्जी के गैप की वजह से उनके ऊपर वर्क होने लगता है और वर्क अपने बदले में क्या क्रिएट करता है? फोर्स क्रिएट करता है, और इसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में चार्ज्ड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर को जाते हैं और करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है। सो दिस वाज द एसेंस, दिस वाज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन दैट हाउ वी कैन जनरेट एन इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट वी नीड, फंडामेंटली व्हाट वी नीड अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अपने को अगर चार्ज को एक्सेलरेट कराना है, चार्ज का मोशन देना है, चार्ज में करंट जनरेट करनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो जनरेट करना है, वी नीड अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे अगर आपको हीट एनर्जी फ्लो करनी होती है, यू नीड अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, सो इन द सेम वे इफ यू वांट टू मूव electrical energy then you have to create a difference of electrical energy between the 2 points, which is in physics, in electricity defined as potential difference। इसी एनर्जी डिफरेंस को अगर आप उस चार्ज से डिवाइड कर दें जिसको आप मोशन करवाना चाह रहे हो, तो जो क्वांटिटी आपके पास आएगी दैट क्वांटिटी इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। इस क्वांटिटी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस। सो द थिंग इज इफ वी आर एबल टू जनरेट अ एनर्जी डिफरेंस वी कैन क्रिएट अ वर्क क्रिएट्स अ फोर्स, और उसी फोर्स की वजह से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है। सो दिस फोर्स पुशेस चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड मेक्स एन इलेक्ट्रिक करंट। यही चार्ज क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह पुश करता, यही चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह पुश होता है स्टूडेंट्स, किसकी वजह से? इस एनर्जी डिफरेंस की वजह से, बिकॉज एनर्जी डिफरेंस अल्टीमेटली एक फोर्स लगा रहा है उनके ऊपर, और क्या बनती है? हमको करंट मिलती है। Moving on to the further definition, ये तो था इसका फिजिकल एस्पेक्ट। What do we understand physically by electrical energy differences and how can we generate a current? अब आते हैं इसकी फिजिकल डेफिनेशन के ऊपर कि फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको फ्रेम कैसे करेंगे हम डेफिनेशन। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 कूलम चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट्स। यानी कि अगर हमारे पास पॉइंट ए हो, हमारे पास पॉइंट बी हो, ओके, यहां पर मान लीजिए हमने क्यू चार्ज हम मोशन दे रहे हैं, यहां से यहां की ओर को हमने मोशन दिया है क्यू चार्ज को। सो यहां पर अगर उसकी एनर्जी यूबी है, सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल को वीए कह रहा हूं, इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस को वीबी कह रहा हूं स्टूडेंट्स, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस वीए माइनस वीबी होता है वो और कुछ नहीं है, जितना भी एनर्जी का डिफरेंस है स्टूडेंट्स उसको सीधे सीधे आपने चार्ज से डिवाइड कर देना है। इसका मतलब आप ये देखना चाह रहे हैं कि एक कूलम चार्ज को अगर मूव कराया जाए फ्रॉम ए टू बी तो उसकी एनर्जी में कितने का चेंज आ जाता है, तो वही क्या है? दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज है, एनर्जी डिफरेंस अलग चीज है। एनर्जी डिफरेंस किसी भी जनरल चार्ज के लिए हो सकती है, क्यू चार्ज के लिए, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 1 कूलम चार्ज के लिए डिफाइन किया जाता है। ओके, तो अगर आप इस Q को हटा दो तो बन गया एनर्जी डिफरेंस, Q को लगा दो तो बन गया पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि 1 कूलम चार्ज के लिए डिस्कस करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस, किसी जनरल चार्ज Q के लिए डिस्कस करोगे तो एनर्जी डिफरेंस। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम क्या देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग एन एनर्जी डिफरेंस फॉर 1 कूलम चार्ज।
1 कूलाम चार्ज के मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी में चेंज आया है, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं. नाउ मैथमेटिकली इट इज द वर्क डन इन मूविंग 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द कंडक्टर. अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलाम चार्ज को ले जाने में जो वर्क हुआ वही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस. तो स्टूडेंट्स मैं अगर VAB इसको मैं कह रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स VA माइनस VB. So that was according to my definition UA minus UB upon Q. Okay, UA minus UB upon Q basically. So UA minus UB में हम क्या करेंगे, Q से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस. So UA minus UB जो था स्टूडेंट्स वो वर्क डन के बराबर था. So this is very simple. It comes out to be the potential difference is the work done in moving the charge divided by how much charge you have moved. तो अगर Q की वैल्यू को तुम 1 कर दोगे तो VAB W का ही बराबर हो जाएगा. इसका मतलब 1 वैल्यू रखने पर, चार्ज की वैल्यू 1 करने पर जितना वर्क करना पड़ा वही पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच का. सो यहां से आप इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं. दिस वाज समथिंग जो मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है. पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन जूल पर कूलाम. व्हाट यू कैन सी, वर्क का यूनिट जो हो गया स्टूडेंट्स वो तो हो गया जूल, और अपने चार्ज का यूनिट हो गया कूलाम, तो जूल अपॉन कूलाम्स. ठीक है, और इसको हम वोल्ट भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड एज वोल्ट्स. ठीक है, तो हम इसे वोल्ट में भी मेजर करते हैं बेसिकली. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, कुछ एग्जांपल्स स्टूडेंट्स इसके देखते हैं जिससे हमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और चीजें क्लियर होंगी. देखिए, अ पंपिंग मोटर क्रिएट्स अ डिफरेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी बिटवीन द सोर्स एंड द सिंक. आपने खेतों में पानी डालने वाली पंपिंग मोटर देखी होगी जो पानी को टंकी में चढ़ाने का काम करती है. तो पानी की वो मोटर क्या कर रही है, इट इज बेसिकली क्रिएटिंग अ डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स. ठीक है, तो जहां से वो खींच रही है वाटर को वहां पर प्रेशर एनर्जी इज लार्ज, और जहां पे एग्जिट कर रहा है पानी वहां पर प्रेशर एनर्जी लो है. आप जानते हैं हाई से लो की ओर को एनर्जी हमेशा फ्लो करती है, तो पानी क्या करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पॉइंट की ओर को फ्लो करता है. वेरी सिंपल. ठीक है, सिमिलरली व्हेन वी हैव अ स्टोन एट हाइट h, द पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू mgh. ठीक है, अगर हम किसी स्टोन को ग्राउंड से h हाइट पे रख देते हैं तो mgh पोटेंशियल एनर्जी होती है. जब आप उसे छोड़ते हो तो why it comes down, why it comes down, सब आंसर देंगे ग्रेविटी. ग्रेविटी इज एन आंसर डेफिनेटली, बट दिस आंसर कैन ऑल्सो बी फ्रेम्ड एज बिकॉज mgh इज रिप्रेजेंटिंग अ हायर एनर्जी कन्फिग्रेशन. जब वो ग्राउंड पे टकराएगा उस टाइम में उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 0, एंड एवरी सिस्टम वांट्स टू गो फ्रॉम अ हायर एनर्जी टू अ लोअर एनर्जी. सो डेफिनेटली क्या होगा, अगर आपका h हाइट पे पत्थर है आप उसको रिलीज कर दोगे तो वो खुद चाहेगा कि वो लोअर एनर्जी कन्फिग्रेशन में आ जाए, 0 पे आ जाए. तो ऑटोमेटिकली इट कम्स डाउन बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, एंड दिस इज व्हाट द स्टोन वांट्स, अ लोअर एनर्जी. यही तो पत्थर को चाहिए कि वो एक लोअर एनर्जी कन्फिग्रेशन, एक स्टेबल कन्फिग्रेशन में आ जाए. ओके, एंड इन दिस वे नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस. Let's understand the concept of resistance students. So हम ये जानते हैं कि जब भी चार्ज किसी भी वायर में फ्लो करता है तो जब वो चार्ज मूव करेगा स्टूडेंट्स या इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करेगी, तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंटरैक्शन किसके साथ होता है, एटम्स के साथ इंटरैक्शन हो रहा है. अगर इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं तो उनका इंटरैक्शन किसके साथ हो रहा है, एटम्स के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ, कंडक्टर के. तो जब ये एटम्स के साथ जब ये चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, देन दे स्टार्ट कोलाइडिंग विद द एटम्स. एटम्स के साथ कोलाइड होते हैं, टकराते हैं, तो क्या होता है, इनकी वेलोसिटी कम हो जाती है, इनको काइनेटिक एनर्जी का लॉस झेलना पड़ता है. सो व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल इन अ कंडक्टर दे कंटिन्यूअसली कोलाइड विद द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंडक्टर. सो किसी भी कंडक्टर के अंदर व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैवलिंग दे आर कंटिन्यूअसली कोलाइडिंग. इट मींस दैट दे आर लूजिंग सम अमाउंट ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी. उनकी वेलोसिटी ड्रॉप होगी और हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होती है. वेलोसिटी ड्रॉप होगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी ड्रॉप हो जाएगी. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, इन दिस प्रोसेस दे लूज सम एनर्जी विच इज यूजुअली लिबरेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट. स्टूडेंट्स ये जो एनर्जी वो टकराने के दौरान लूज करते हैं, जिन एटम्स के साथ वो टकराए हैं वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड दे रेडिएट द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट यूजुअली. ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में जब आप करंट फ्लो करते हो तो वो करंट के आगे बढ़ने में कुछ दिक्कत करता है, यानी कि वो चार्जेस की एनर्जी लॉस करने का काम करता है, उनको फ्रीली चलने नहीं देता. ओके, और ये जो लॉस है ये यूजुअली हीट की फॉर्म में बाहर आता है. द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द मोशन ऑफ चार्जेस अक्रॉस इट एंड डिसिपेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. वो प्रॉपर्टी किसी भी कंडक्टर की जिसकी वजह से वो क्या करता है,
जिसकी वजह से स्टूडेंट्स वो क्या करता है, चार्ज को आगे बढ़ने में दिक्कत कर रहा है, क्योंकि कॉलिजन तो होगा ही होगा, इलेक्ट्रॉन कितना भी बचना चाहे कंडक्टर में देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ कॉलिजन. ओके, सो दिस थिंग इज व्हाट वी कॉल रेजिस्टेंस. ये जो प्रॉपर्टी है रेजिस्ट मतलब अपोज करना या विरोध करना, तो इलेक्ट्रॉन के आगे बढ़ने को स्टूडेंट्स ये क्या करता है, विरोध करता है. आपने ध्यान दिया होगा कि रेजिस्टेंस जो होता है बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वाई दिस जिगजैग पाथ, इसका मतलब यहां पर तक कंडक्टिंग सीधा सीधा रास्ता था, अब यहां से इलेक्ट्रॉन को टेढ़ा मेढ़ा चलना पड़ रहा है, यानी कि मोशन में उसको प्रॉब्लम हो रही है. दैट्स वाई दिस सिंबल फॉर रेजिस्टेंस. नॉर्मल कंडक्टिंग वायर को स्ट्रेट दिखाते हैं, इसमें स्ट्रेट पाथ वेरी लो रेजिस्टेंस, लेकिन जो रेजिस्टिव मटेरियल होता है उस रेजिस्टेंस को दिखाने का तरीका क्या है, कुछ ऐसे जिगजैग पाथ से हम दिखाते हैं. इट मींस इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने में इसमें दिक्कत हो रही है. ओके, सो रेजिस्टेंस इज हाई फॉर इंसुलेटर्स एंड लो फॉर कंडक्टर्स. रेजिस्टेंस यूजुअली इंसुलेटर्स के लिए स्टूडेंट्स हाई रहता है, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉब्लम प्रोड्यूस करते हैं चार्ज को ट्रैवल करने में, और कभी कभी तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिसिपेट कर देते हैं और चार्जेस को ये रोक लेते हैं, यानी कि उसको हॉल्ट पे ला सकते हैं. तो इसीलिए इंसुलेटर्स जो हैं यूजुअली बच्चों हाई रेजिस्टेंस के होते हैं. इनका रेजिस्टेंस जो है हाई है, इट मींस ये हीट की फॉर्म में ज्यादा एनर्जी डिसिपेट करते हैं. एंड सिमिलरली जो कंडक्टर्स हैं, जैसे हमारे कंडक्टिंग वायर्स जितने भी हम हाउस होल्ड वगैरह में यूज कर रहे हैं, इन सबका रेजिस्टेंस काफी लो होता है, क्योंकि इनका काम है इलेक्ट्रिसिटी को ले जाना, इलेक्ट्रिसिटी को खर्च करना नहीं है. ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. सो लेट्स कंटिन्यू दिस स्लाइड. दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर लेक्चर, एंड इन दिस slide we will understand on which factor resistance depends on. So resistance of any conductor is directly proportional to its length. Obviously अगर आप किसी भी वायर की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो क्या होने लगता है, जितनी ज्यादा लेंथ आप इंक्रीज करेंगे, रास्ते में कोलाइड करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहे हैं बच्चों एटम्स के साथ, उन एटम्स का नंबर बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी अगर आप इतनी लेंथ लोगे सो देयर इज द लेसर नंबर ऑफ एटम्स. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा लेंथ ट्रेवल करेगा उतने ज्यादा कॉलिजन्स उसको झेलने पड़ेंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी का लॉस उसका होगा, यानी कि उतना ज्यादा रेजिस्टेंस एक तरीके से उसके ऊपर लग रहा है. सो रेजिस्टेंस कैन बी रिटन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. सिमिलरली अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते हो, यानी कि थिक कर देते हो वायर को, सो जो रीजन जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स को पास होना है वो वाइड हो जाता है. वायर की थिकनेस बढ़ती है तो वाइड हो जाता है, तो वो इजीली थोड़ा स्पेस उन्हें मिल जाता है, जिसकी वजह से उनका कॉलिजन रेट कम होता है. कॉलिजन रेट कम होता है, इसका मतलब जितना ज्यादा वाइड वायर होता है, वाइड कहने का मतलब है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया इफ सिलिंड्रिकल वायर इज, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा, आसान होगा इलेक्ट्रॉन के आगे बढ़ने के लिए. ओके, सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया. अगर हम इन दोनों डिपेंडेंसीज को कंबाइन कर दें, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, एंड ऑब्वियसली एवरी प्रोपोर्शनैलिटी इज एक्चुअली रिमूव्ड बाय प्लेसिंग अ कांस्टेंट, और यहां पर जो कांस्टेंट मैंने रखा है स्टूडेंट्स, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड दी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ओके, एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसके लिए एक स्पेशल नाम है, इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं. स्पेसिफिक वर्ड का मतलब ये है कि ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये फिक्स तभी रहता है जब टेम्परेचर कंडक्टर का जो है वो कांस्टेंट बना हुआ रहे. दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. किसी भी मटेरियल का भले लेंथ और एरिया फिक्स रहे, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर बदल जाए तब भी उसका रेजिस्टेंस बदल सकता है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, सपोज कीजिए कि दिस इज एन एटम, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, अभी ये एटम जो है कम टेम्परेचर है, एटम स्टेबल था, तो इलेक्ट्रॉन इससे बच के साइड से निकल गया. लेकिन सपोज कीजिए कि आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो एटम वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं. नाउ देयर इज अ फेयर चांस कि ये जो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हुए आ रहा है ये इससे टकरा ही जाएगा. ओके, सो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर यू आर इंक्रीजिंग द वाइब्रेशन. जितना ज्यादा एटम वाइब्रेट करेगा, इलेक्ट्रॉन का उससे टकराने का चांस उतना बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल करेगा कि पूरी प्रोबेबिलिटी है कि कभी ना कभी तो इलेक्ट्रॉन उससे भिड़ ही जाएगा, टकरा ही जाएगा और अपनी एनर्जी को लॉस करेगा. ओके, सो किसी भी मटेरियल में जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो एटम्स के वाइब्रेशन स्टेबल होने लगते हैं. स्टेबल होने लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है कॉलिजन रेट कम होता है. लेकिन जब ये एटम्स हाई टेम्परेचर की वजह से वाइब्रेट करने लगते हैं तो कॉलिजन रेट बढ़ जाता है, तो उसी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है. तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो रेजिस्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, ये तभी कांस्टेंट बनी हुई रहती है जब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फिक्स बना हुआ रहे. अगर आप R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए में लेंथ की जगह 1 मीटर रख दें और एरिया की जगह 1 मीटर स्क्वायर रख दें, तो रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी के ही बराबर हो जाता है. L की जगह 1, A की जगह भी 1. सो रेजिस्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया. यानी कि ऐसा वायर जिसकी लेंथ 1 हो और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 हो, उसके रेजिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं. So in this lecture we have learned what is the concept of potential difference.
and we have understood the concept that without a potential difference we will not be able to do some work on the charged particle, and obviously there will be no force acting on the charged particle and no flow of electrical energy will take place. तो potential difference एक essential quantity है. Potential difference के बिना you can't imagine any flow of current. Similarly, we have understood about a special property of conductors and insulators that they have a tendency to oppose the motion of charges, oppose the flow of electricity, oppose the flow of electrical energy through them. तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस कहलाती है. और रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ हमने एक स्पेसिफिक टर्म भी डिस्कस किया जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं. रेजिस्टिविटी इज स्पेशल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि ये मटीरियल टू मटीरियल वेरी करता है और एक दिए हुए टेम्परेचर पे बिल्कुल फिक्स बना हुआ रहता है. लाइक यू विल सी इन योर एनसीईआरटी बुक्स दैट the resistivity और specific resistance is defined at 20 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है ऊपर से. उसको मेंशन करने के पीछे रीजन ही यही है कि अगर किसी और टेम्परेचर पे देखा जाए द टेबल विल बी डिफरेंट. Okay, so this was all about today's lecture. So if you like this video, subscribe our channel, share it with your friends and press the notification button for latest updates. Stay healthy, stay safe and keep